आइए डीएलएड के प्यारे भाइयों एवं बहनों, हैंड राइटिंग नोट्स के साथ आज हम लोग देखेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो आइए इसका पहला चैप्टर आज हम लोग देखते हैं संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षक की समस्त प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के ज्ञान बोध एवं समझ अर्जित करने के लिए की जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में शिक्षक और ये शिक्षार्थी एक दूसरे से सक्रिय रहकर आंतरिक प्रक्रिया करते हैं। अगर इसमें शिक्षक सक्रिय नहीं होगा तो भी ये संप्रेषण नहीं हो पाएगा, और अगर शिक्षार्थी सक्रिय नहीं है, शिक्षक सक्रिय है, तो भी संप्रेषण नहीं हो पाएगा। संप्रेषण तभी होगा शिक्षक जो बताएगा और विद्यार्थी जो ध्यानपूर्वक सुनेगा, तभी एक दूसरे का संप्रेषण हो पाएगा, तभी उसके क्वेश्चनों का वो आंसर दे पाएगा। अगर वो नहीं सुनेगा तो उसके क्वेश्चनों का आंसर, शिक्षक के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा शिक्षार्थी। ठीक है, इस प्रक्रिया में संचार माध्यमों की अहम भूमिका होती है। ठीक है, संचार माध्यम की अहम भूमिका होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि संप्रेषण जो होता है, संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी के समान है। अगर संप्रेषण नहीं होगा तो शिक्षा किसी भी हाल में शिक्षार्थी नहीं कर सकता, शिक्षा नहीं ले सकता है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा में संप्रेषण की अहम भूमिका होती है। इसमें कह ही दिया गया है कि शिक्षा जो क्या है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, बिना संप्रेषण के शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया दोनों निराधार है। निराधार मतलब कोई उसका आधार नहीं है। निराधार का मतलब कोई आधार नहीं है उसका। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से हुई है। किससे हुई है? कम्युनिस्ट से हुई है। शब्द से, जो कम्युनिस्ट शब्द है, शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है सामान्य। जिसका तात्पर्य क्या होता है? सामान्य होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग, जिसका अर्थ है सामान्य। आगे है, अतः संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन, किससे होता है? कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अर्थात संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामान्य अभिवृत्तियों, इच्छाओं, आदर्शों एवं सूचनाओं आदि का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? आदान प्रदान। मतलब कि जब संप्रेषण होता है तो संप्रेषण हमेशा दो से अधिक लोगों के बीच में होता है। संप्रेषण का अर्थ होता है सीधा बातचीत, एक दूसरे की अंदर की इच्छाओं को या मतलब जो मन में बात हो, अपनी बात को स्पष्ट तरीके से दूसरे के सामने रखना और उस अपने विचारों को रखना और उनके विचारों को ग्रहण करना, ये एक संप्रेषण है। ठीक है, संप्रेषण की परिभाषाएं तो बहुत सारे लोगों ने संप्रेषण की परिभाषाएं दी हैं अपने अपने तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें पहले हैं पाल लिंग्स। ठीक है, पाल लिगन्स हैं। पाल लिगन्स ने दिया है, तो पाल लिगन्स ने क्या दिया है? तो पाल लिगन्स ने दिया है, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से, देखो आ गई ना बात यहाँ पे, दो या दो से अधिक लोग विचारों तथा भावनाओं एवं प्रभाव, लिखा है ना, एवं प्रभाव आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेह के अर्थ उद्देश्य तथा उपयोग
उद्देश्य तथा उपयोग को भली भांति समझ ले। ठीक है, मतलब ऐसी इस तरीके विचारों का आदान प्रदान किया जाता है कि उसके अंदर जो भी विचार हों, भावनाएं हों, प्रभाव आदि चीज़ों का विनिमय विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान करना। एक दूसरे को इस तरीके से आदान प्रदान किया जाए अपने संदेशों को कि वो अच्छी तरह से उनको भली भांति समझ ले। अगर वो समझ नहीं पा रहा तो फिर भी आपका संप्रेषण नहीं हो पा रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। संप्रेषण का अर्थ होता है संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी। ठीक है, अगर परस्पर विचारों और भावनाओं की साझेदारी नहीं हो पा रही है तो आपका संप्रेषण निराधार है, संप्रेषण का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, संप्रेषण अनुभवों के साझेदारी की भूमिका है। जब तक यह अनुभव सभी को प्राप्त ना हो जाए, सभी को प्राप्त होने का मतलब ये है कि जितने भी लोग आपके संप्रेषण में हिस्सेदार हैं, जितने लोग बैठे हैं संप्रेषण जो बातचीत चल रही है आपस में, तो उसी बात को कही गई है यहाँ पे साझेदारी की प्रक्रिया जब तक सभी को प्राप्त ना हो जाए तब तक संप्रेषण आपका निराधार है, और जब प्राप्त हो जाएगा तो संप्रेषण आपका संपूर्ण रूप से सफल माना जाएगा। ठीक है, आइए दूसरे हैं यहाँ पे क्रच के अनुसार। तो क्रच ने क्या कहा है, तो क्रच ने कहा है किसी वस्तु के विषय में सामान्य या सहगामी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतीकों का उपयोग ही संप्रेषण है। प्रतीकों का उपयोग ही संप्रेषण है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बातचीत न करके प्रतीकों से संप्रेषण कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रतीकों का संप्रेषण कर लेते हैं। यद्यपि मनुष्यों में संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम भाषा ही है। मतलब कि जैसे कि आपस में अगर बैठे हैं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो वो भाषा से ही अपना संप्रेषण करते हैं। ठीक है, वो सबसे अच्छा संप्रेषण माना जाता है। फिर भी अन्य प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रतीकों का उपयोग करना ही पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने कहा है एंडरसन के अनुसार इन्होंने कहा है संप्रेषण एक गद्यात्मक प्रक्रिया है जिसके व्यक्ति चैतन्य या अचेतन्य दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव आदि रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि संप्रेषण जब किया जाता है तो उसके हाव भाव बता देते हैं। हाव भाव मतलब कि बातचीत से उसके अंदर के भाव को पता चल जाता है कि इसके अंदर कैसे भाव है मेरे प्रति। ठीक है, तो वो भी संप्रेषण से पता चल जाता है, उसी को कहते हैं हाव भाव। और सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मतलब कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो उपकरण जैसे होते हैं उन साधनों का भी प्रयोग करके जो संप्रेषण होता है उसको प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। संप्रेषण की विशेषताएं। तो संप्रेषण की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं, आगे चलते हैं। आगे है आपका नंबर 1 में संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। मतलब कि संप्रेषण एक ऐसा है कि जब एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है तो उसे ही हम संप्रेषण कहते हैं। संबंध तभी स्थापित होगा जब आपके अंदर के विचार दूसरे को अच्छी तरह से समझ में आ जाएं, तभी वो संप्रेषण स्थापित होगा अच्छे से। आगे चलते हैं हम लोग। आगे सेकंड नंबर है आगे। संप्रेषण
के अंतःक्रिया निहित होती है। संप्रेषण में अंतःक्रिया निहित होती है एवं दोनों वर्गों का विकास होता है, दोनों ही पक्ष क्रियाशील होते हैं। ठीक है, संप्रेषण जो होता है वो अंतःक्रिया, अंतःक्रिया मतलब अंदर से संप्रेषण जो होता है वो निहित होना चाहिए, और दोनों वर्गों मतलब कि जिनके जिनके बीच में संप्रेषण होता है दोनों वर्गों का विकास होता है। भाई जो मेरे अंदर कोई जानकारी है अगर उसे नहीं पता है तो मैं उसे बता रहा हूँ तो उसे वो जानकारी मिल रही है, और कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो मुझे नहीं पता है और वो हमें बता रहा है तो हमें मिल रही हैं। तो ये संप्रेषण ही तो है जो अंतर्निहित क्रिया द्वारा किया जाता है। दोनों ही पक्ष क्रियाशील होते हैं, अगर दोनों पक्ष क्रियाशील नहीं होंगे तो संप्रेषण नहीं हो सकता है। ठीक है, विचारों एवं भावनाओं के विनिमय को दिया जाता है, मतलब यहाँ पर आपके जो विचार होंगे, जो आपके भाव होंगे, उन्हीं का विनिमय किया जाता है। विनिमय मतलब आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, संप्रेषण की क्रिया में अनुभवों की हिस्सेदारी है, मतलब कि आपके जो भी अनुभव हैं वो एक दूसरे से शेयर किए जाते हैं। हिस्सेदारी होती है एक दूसरे के भावनाओं की और एक दूसरे के जो भी अनुभव हैं, जो भी आपके अंदर ज्ञान है। ठीक है, संप्रेषण क्रिया एक लक्ष्यपूर्ण क्रिया होती है। लक्ष्यपूर्ण मतलब ये होती है कि हम जिस टॉपिक को लेकर के संप्रेषण कर रहे हैं तो उस टॉपिक को लक्ष्यपूर्ण मतलब इसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, अगर हमने किसी बात को लेकर छेड़ा है तो उसका कोई अंतिम निर्णय तो होना चाहिए ना। अंतिम निर्णय तो होगा ही होगा। भाई हम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अगले के पास अपने विचारों को स्पष्ट कर रहे हैं, और अगर अपने विचारों को स्पष्ट कर रहे हैं अगले के सामने तो अब कोई तो मेरा लक्ष्य होगा ना कि उसको समझाना चाहते हैं हम कि ये सही है, और अगर वो नहीं मान रहा है तो उसको हम घुमा करके बातों को अपने अच्छे से उदाहरण से किसी भी प्रकार से उसको रख सकते हैं, ताकि उसका लक्ष्य मेरा एक ही है कि इस बात को उसको समझाना। लास्ट में उसका लक्ष्य वही निकलता है जो मुझे बात कहनी होती है सीधी सीधी, लेकिन उसको वो बात सीधी सीधी नहीं समझ में आएगी, इसलिए हम लोग संप्रेषण के द्वारा उस बात को मतलब कि ज़्यादा लंबी खींच करके उस बात को अपनी सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है शिक्षण में संप्रेषण की आवश्यकता। शिक्षण जो होता है उसमें संप्रेषण की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए संप्रेषण अति आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, अगर शिक्षण आपको प्रभावशाली बनाना है तो संप्रेषण करना ही होगा। बिना संप्रेषण के शिक्षण हो ही नहीं सकता है। बिना संप्रेषण के लिए शिक्षण प्रक्रिया अस्तित्व विहीन है। अस्तित्व विहीन, बिल्कुल सही बात है, अस्तित्व विहीन है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है संप्रेषण के बिना। भाई मैं आऊँगा अगर ब्लैक बोर्ड में लिख दूंगा और बस लिखने के बाद चला जाऊँ तो बच्चे नोट डाउन तो कर लेंगे, लिख लेंगे, लेकिन जब तक अगर मैंने लिखा है 3 और 2 5 होता है तो 5 तो लिख लेंगे, लेकिन वो 3 और 2 5 कैसे आया ये चीज़ जब तक मैं बच्चों को नहीं बताऊंगा तब तक वो बच्चे कैसे समझेंगे। वो उतना तो लिख लिए, लेकिन आगे कोई हम दे देंगे 7 और 8 तो वो नहीं लिख पाएंगे। 3 2 5 नीचे मैंने लिख दिया तब तो वो लिख लेंगे, लेकिन अगर 7 और +2 कर दिया और उसके बाद आगे कह दिया करो तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने उनसे संप्रेषण किया ही नहीं, हमने उनको बताया ही नहीं ये कैसे होता है। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा में संप्रेषण होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। संप्रेषण के द्वारा शिक्षक एवं शिक्षार्थी आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है, विचारों का आदान प्रदान होना ही चाहिए। अगर शिक्षक कोई बात बता रहा है और विद्यार्थी के अंदर थोड़ी सी भी जिज्ञासा हुई कि ये नहीं ऐसे होगा, तो वो उसको क्वेश्चन को पुटअप करता है क्लास में। अगर वो क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा तो फिर उसके अंदर एक मतलब जिज्ञासा जो है वो बनी रह जाएगी, वो अपनी जिज्ञासा को दिखा नहीं पाएगा टीचर के सामने। और अगर वो दिखा रहा है
तभी संप्रेषण हो रहा है। टीचर कोई बात बता रहा है, बताने के बाद कोई समस्या है तो बच्चे उस समस्या को बताते हैं टीचर से। अगर नहीं बता रहे हैं समस्या को तो फिर भी वहाँ पे संप्रेषण नहीं माना जाएगा, वो संप्रेषण नहीं हुआ है। ठीक है, संप्रेषण में एक दूसरे से चर्चा ही होती है, एक तरफ चर्चा नहीं होती है। संप्रेषण में दोनों तरफ से चर्चा होती है। अर्थात अच्छे संप्रेषण से श्रेष्ठ शिक्षण की अपेक्षा की जाती है। जब अच्छा संप्रेषण होता है तो श्रेष्ठ क्या होती है? शिक्षण व्यवस्था होती है। ठीक है, अतः अधिगम और शिक्षण एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल सही बात है, ये एक दूसरे के ही पूरक हैं। ठीक है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही से अधिगम और ये शिक्षण जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है हर्बर्ट के अनुसार इन्होंने कहा उत्तम शिक्षण का मुख्य कार्य विचारों तथ्यों एवं सूचनाओं को विद्यार्थी तक पहुंचाना। सबने अपने अपने हिसाब से बताया है। ठीक है, सबने अपने अपने विचारों को लिखा है और अपने अपने हिसाब से बताया है जो उनको सही लगा है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है उत्तम शिक्षण का मुख्य कार्य विचारों तथ्यों एवं सूचनाओं को विद्यार्थियों तक पहुंचाना। ये भी बात सही है, अपने अंदर के विचारों को बच्चों तक पहुंचाना ये भी एक संप्रेषण है, लेकिन ये पूर्ण संप्रेषण नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हर्बर्ट के अनुसार है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि संप्रेषण की परिभाषा आप हर्बर्ट के अनुसार लिखिए तो आपको यही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। संप्रेषण का महत्व। तो संप्रेषण का महत्व क्या होता है? तो शिक्षा वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका संप्रेषण कक्षा शिक्षण में किया जाता है। ठीक है, कक्षा शिक्षण में किया जाता है। ठीक है, शिक्षा की इकाई कक्षा में शिक्षा की जो इकाई है शिक्षा की इकाई कक्षा है और शिक्षण की प्रक्रिया का संचालन संप्रेषण प्रवाह से किया जाता है। ठीक है, कक्षा के संप्रेषण में शाब्दिक, अशाब्दिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण तीनों विधियों को प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है, कक्षा में जब संप्रेषण होता है तो ये आपका शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरीके से होता है। शाब्दिक अशाब्दिक दोनों तरीके से होता है और लिखित संप्रेषण भी होता है। ठीक है, तो ये सारी विधियां कक्षा में ही अपनाई जाती हैं। संप्रेषण क्रिया के तत्व कितने हैं? ठीक है, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो संप्रेषण क्रिया में निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। अगर संप्रेषण आप कर रहे हो तो उसमें ये सारे तत्व का होना बहुत आवश्यक है, तभी संप्रेषण को मान्यता दी जाएगी कि संप्रेषण है। आइए, संदेश। ठीक है, संप्रेषण में सबसे पहले संदेश आता है। एक संदेश ऐसा होना चाहिए कि यह एक उद्दीपक होता है। संदेश जो होता है वो उद्दीपक का काम करता है। ठीक है, संदेश किसका काम करता है? उद्दीपक का काम करता है। ठीक, जो संदेश भेजने वाला प्रेषित करता है। संदेश जो संदेश भेजता है वो यहाँ पर संदेश भेजने वाला जो व्यक्ति होता है वो संदेश जो होता है वो उद्दीपक का कार्य करता है और उद्दीपक को कौन भेजता है? संदेश भेजने वाला व्यक्ति। ठीक है, संदेश मौखिक रूप में, लिखित रूप में तथा व्यक्ति की मुख्य मुद्रा, हाव भाव के रूप में हो सकता है। यह किसी उदाहरण में जैसे चार्ट, पोस्टर, पंपलेट और तथा सूचना पैकेज में भी प्रेषित किया जा सकता है। इस तरीके से संदेश को भेजा जा सकता है। ठीक है,
अब संदेश के स्रोत देखिए, तो संदेश के स्रोत कौन कौन से हैं? तो व्यक्ति, शिक्षक, घटना जो शाब्दिक तथा अशाब्दिक संदेश प्रदान करते हैं, वो यहाँ पर व्यक्ति हो सकता है, शिक्षक हो सकते हैं, घटना जो शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है, संकेत प्रदान करते हैं, वे संदेश स्रोत कहलाते हैं जब इसका स्रोत व्यक्ति होता है। मतलब कि इसका स्रोत कौन होगा? ये व्यक्ति, ये जो घटनाएं होती हैं, शाब्दिक अशाब्दिक या चर्चाएं होती हैं, तो व्यक्ति के द्वारा ही तो होती हैं, तभी तो इसका स्रोत कौन माना जाता है? व्यक्ति माना जाता है। तो इसका स्रोत कौन सा होता है? व्यक्ति होता है। तो इसे संदेश भेजने वाला कहते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के स्रोत संदेश स्रोत से ही प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? संकेत स्रोत से ही प्रारंभ होता है। जो संदेश की विषय वस्तु तैयार करता है, जो संदेश की विषय वस्तु कौन तैयार करेगा? जो संप्रेषण करेगा, व्यक्ति ही तो तैयार करेगा, ऐसे वो अपने मन से तो तैयार होगा नहीं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, उनकी कोडिंग भी करता है। मतलब कि कभी कभी कोई शब्द कोड में बोल दिए जाते हैं, तो कहते हैं कि तुम कोडिंग में बात कर रहे हो क्या हमसे, ऐसे बोलते हैं ना। एवं प्रसारण भी करता है। संदेश का वांछित प्रभाव डालने के लिए संदेश का ढंग से तैयार करता है। मतलब संदेश जो होता है वो इस तरीके से प्रभावशाली हो कि जो संदेश को पढ़े तो उसको, मतलब कि उसके एक एक शब्द उसके मन में बैठ जाए, ठीक है, उसके मन में बैठ जाए। इस तरीके से उसका ढांचा तैयार किया जाता है, ढंग से तैयार किया जाता है, ठीक है। एवं सही प्रकार से उसका संप्रेषण करता है। मतलब कि संप्रेषण हमेशा संदेश जो बनाया जाता है उसको सही प्रकार से प्रस्तुत करना भी अपने आप में बहुत बड़ी कला होती है। अगर आपने संदेश को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया तो भी वो समझ में नहीं आएगा सामने वाले को, और वो संप्रेषण आपका अधूरा रह जाएगा। अगर आपने अपनी बात को सही तरीके से रख दी तो वो असली संदेश माना जाएगा, मतलब असली संप्रेषण माना जाएगा। वही संप्रेषण जो अपनी बात को दूसरे को प्रभावित करते। बस संकेत, आइए संकेत में देखते हैं। तो संकेत या प्रतीक वे होते हैं जो किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं, अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे संकेत कहते हैं। संकेतों में बातें हो जाती हैं, लोगों की हो जाती हैं ना, तो ऐसा होता है। आइए आगे चलते हैं। तो आगे है आपका, अगला है संप्रेषण का संबंध। संप्रेषण का जो संबंध होता है वो किस किस चीज़ों से होता है, ठीक है, संबंध। तो भौतिक संदर्भ, तो विद्यालय, कक्षा, शिक्षा आदि। भौतिक जो संदर्भ होता है वो कहाँ पे होता है? विद्यालय में होता है, कक्षा और शिक्षा आदि में। मनोवैज्ञानिक संदर्भ, तो औपचारिकता या अनौपचारिक, ठीक है, औपचारिकता यानी और या अनौपचारिकता में होता है। मनोवैज्ञानिक मतलब कि मनोवैज्ञानिक तरीके से जो होता है। और सामाजिक संदर्भ, तो कक्षा या स्कूल का वातावरण। सामाजिक मतलब कि जहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हों, ठीक है, उसे सामाजिक कहते हैं। सामाजिक मतलब जो समाज में किया जाए उसे सामाजिक कहते हैं, ठीक है। समय संदर्भ, दिन का समय और समय की अवधि, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग डिकोडिंग में। तो डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग यह है कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति, संदेश जो ग्रहण करता है वो व्यक्ति संदेश स्रोत से ग्रहण प्रतीकों की व्याख्या ग्रहण कर संदेश प्राप्त करता है। मतलब कि यहाँ पर संदेश जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति है तो संदेश के जो स्रोत से ग्रहण प्रतीक जो होते हैं उनकी व्याख्या ग्रहण कर संदेश प्राप्त करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे है, अगला है एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या है? तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार या भाव की अभिव्यक्ति
के लिए संकेतों का उपयोग किया जाता है। मतलब कि एनकोडिंग में ये होता है कि डायरेक्ट संप्रेषण नहीं होता है भाषा से, इसमें संकेतों के द्वारा आपके भाव और आपकी अभिव्यक्ति को उपयोग करके यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। ठीक है। संदेश प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्तकर्ता किसे कहते हैं तो आप हेडिंग से ही जान रहे होंगे संदेश प्राप्तकर्ता किसे कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर संदेश प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति है जो संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश ग्रहण करता है। मतलब कि जब कोई संदेश देता है तो संदेश सामने वाला जब ग्रहण करता है तो उसे ही संदेश प्राप्तकर्ता कहते हैं। ठीक है। उदाहरण में संदेशक, ठीक है, संदेश, ठीक। इसके बाद दर्शक, दर्शक क्या होते हैं, जब कोई चीज़ देखते हैं तो वो भी ग्रहण करते हैं। ठीक। पत्र पत्रिकाओं के पाठक आदि, जो पत्र पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं लोग तो वो भी तो ग्रहण कर रहे हैं, सुन मतलब पढ़ करके ग्रहण कर रहे हैं उनकी बातों को। फिर पृष्ठ पोषण, पृष्ठ पोषण क्या होता है तो यह वह प्रत्युत्तर होता है जो संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति संदेश ग्रहण करने के बाद भेजता है। मतलब कि जब वो संदेश को पूरी तरह ग्रहण कर लेता है तो उस पर एनालिसिस करता है, फिर वो अपने तरीके से उस संदेश के अकॉर्डिंग तैयार करता है और फिर उसको प्रत्युत्तर देता है, मतलब भेजता है। कोई बात, जैसे तो आपसे कोई बात कही गई तो आप पहले सुनोगे, फिर समझोगे, फिर उसका जवाब दोगे, उसी तरीके, ठीक है, भेजता है। फिर इसके बाद उदाहरण जैसे संदेश प्राप्ति की सूचना, ठीक है, जब संदेश आता है तो उसकी सूचना फिर वो देता है। संदेश पढ़कर अपना अपना मत प्रकट करना, मतलब संदेश को पढ़ना फिर अपनी बात को अपने तरीके से उसी संदेश को स्पष्ट करना। ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण का माध्यम देखते हैं तो वह साधन जिसके द्वारा किसी संदेश स्रोत ग्रहण करने वाले तक पहुंचाता है। संप्रेषण का माध्यम ये होता है कि वह साधन जिसके द्वारा किसी संदेश, मतलब संदेश को साधन, मतलब साधन से ही आप समझ रहे हो, संप्रेषण का माध्यम से ही समझ रहे हो कि माध्यम उसे कहते हैं जो मध्य का होता है, मतलब कि वो इधर की बात उधर पहुंचाए और उधर की बात इधर पहुंचाए। ठीक है, उसे कहते हैं माध्यम। मतलब कि तुम माध्यम बन रहे हो किसी चीज के, बोलते हैं ना। तो किसी संदेश स्रोत ग्रहण करने वाले तक पहुंचाना, मतलब कि जो संदेश ग्रहण करना चाहता है तो जो बीच का होता है, जैसे डाकिया आपकी चिट्ठी जो संदेश ग्रहण करने वाला होगा वहां तक वो पहुंचाएगा और उसकी बात को आप तक पहुंचाएगा। ठीक है, संप्रेषण का माध्यम कहलाता है। संदेश का माध्यम वह मार्ग है जिसमें संदेश भौतिक रूप से भौतिक किया जाता है। जैसे तार मतलब वही बात हो गई, चिट्ठी। ठीक है। और इसका रेडियो में भी तो आप तक बात पहुंचाता कौन है, वो रेडियो जो होता है, हार्डवेयर जो होता है। ठीक है। इसके बाद समाचार पत्र जो आते हैं आपके पास, कागज जो वो होता है, पेपर होता है, उसी में तो समाचार पत्र लिखे होते हैं, तो वो एक माध्यम होता है। पत्र पत्रिकाएं हो गई। ठीक है, संप्रेषण के ये सारे माध्यम हो गए। ठीक, आगे चलते हैं संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण के प्रकार क्या हैं तो प्रभावकारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सक्रिय एवं जीवंत बनाने के लिए संप्रेषण की प्रक्रिया लगातार होना आवश्यक है। जीवंत मतलब ये होता है कि उस संप्रेषण को जीवित बनाए रखने के लिए संप्रेषण लगातार होना आवश्यक है। सभी प्रकार के संप्रेषण एक दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं को पहुंचाया जाता है। कक्षा में अध्यापक पाठ से संबंधित सभी तथ्यों को शाब्दिक या अशाब्दिक इत्यादि संप्रेषण के द्वारा शिक्षार्थी तक पहुंचाया जाता है। ठीक है,
संप्रेषण को निम्न भागों में बांटा गया है। अब किन किन भागों में बांटा गया है आइए वो देख लेते हैं। तो संप्रेषण को किन किन भागों में बांटा गया, तो सबसे पहला भाग हो गया शाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, तो शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, तो शाब्दिक संप्रेषण में भाषा का उपयोग किया जाता है। यह संप्रेषण मुख्य रूप से वाणी तथा लिखित रूप में संकेतों, विचारों, भावनाओं आदि के द्वारा दूसरे के सामने पेश करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अब देखो जो शाब्दिक संप्रेषण होता है, शाब्दिक मतलब शब्दों का संप्रेषण जो होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन भाग है, तो पहला भाग है आपका लिखित संप्रेषण। कौन सा, लिखित संप्रेषण, मतलब कि लिखित संप्रेषण में लिखित संप्रेषण में संदेश देने वाली लिखित रूप में शब्दों या संकेतों की सहायता से इस तरह से संदेश प्राप्त करते हैं कि संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति उनके स्रोतों या भावनाओं को प्राप्त करते हैं। मतलब कि जब संप्रेषण लिखित रूप में जो दिया जाता है तो उनके स्रोतों को और उनकी भावनाओं को, मतलब कि जो उस पर लिखा गया है उस भावना को समझ में आ जाता है। ठीक है, उसको प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं, तो आगे आपका है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण में बोलकर तथ्यों एवं सूचनाओं का विनिमय किया जाता है। विनिमय तो मैंने आपको बता ही दिया था कि विनिमय मतलब आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, मौखिक संप्रेषण में बोलचाल, परिचर्चा और सामूहिक चर्चा और अनुवाद, कहानी आदि के जरिए प्रयोग किया जाता है। मौखिक संप्रेषण में प्रश्न पूछने वाला व उत्तर देने वाला दोनों ही आमने सामने होते हैं। मौखिक का मतलब ये होता है कि जब टीचर आपको बुलाता है और आपसे प्रश्न करता है और आपसे उत्तर देने की उम्मीद रखता है, उसे मौखिक कहते हैं। ठीक है, मौखिक संप्रेषण हो गया। अब उसके जो दो पार्ट थे वो दोनों हो गए लिखित और मौखिक। अब आइए देखते हैं दूसरा नंबर, तो ये होता है अशाब्दिक। वो शाब्दिक वाला था, अब इसमें अशाब्दिक देखते हैं। तो अशाब्दिक जो आपका है इस पे क्या है, तो अशाब्दिक में है इसमें भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। अशाब्दिक शब्दों, इसी से पता चल रहा है कि इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, हेडिंग से ही। इसमें मुंह, आंख, वाणी, संकेत और चक्षु मतलब क्या होता है, यहाँ पे मुंह, आंख, वाणी, संकेत और चक्षु संपर्क मतलब आंखों का संपर्क एवं स्पर्श संपर्क आदि है। ठीक है, तो इसमें पहला आपका है स्पर्श संपर्क। कौन सा है, स्पर्श संपर्क। तो आइए इसको देखते हैं स्पर्श संपर्क को। तो जो आपका स्पर्श संपर्क है, इसके स्पर्श को ही मुख्य माध्यम बनाया जाता है। संपर्क के जरिए मनुष्य अपनी भावनाओं एवं विचारों की व्याख्या करने में सहायता होती है। ठीक है, स्पर्श होती है प्यार का एक चुंबन अपने आप बहुत ही भावनाओं को प्रकट कर देता है। जैसे कि मतलब ये स्पर्श का मतलब ये होता है कि जैसे कोई दोस्त है, लड़ाई लड़ रहा है, तो बस उसको बगल में ऐसे आकर के हाथ ऐसे कर दिया, चलो, मतलब ऐसे बस कर दिया, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि वो कह रहा है स्पर्श करने का मतलब कि तुम भी चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये एक स्पर्श वाला, बोला नहीं उसने, सिर्फ ऐसे हाथ से कर दिया उसकी पीठ में, हाथ में, तो उसका मतलब हो गया कि उसका मतलब कह रहा है कि चलो। ठीक है, वो भावना उसकी समझ गया उसकी भावनाओं को। ठीक है, और जो प्यार करने वाले लोग होते हैं तो वो चुंबन अपने आप बहुत ही भावनाओं को प्रकट कर देता है। जैसे माँ बेटे को जब चूमती है तो पता चल जाता है कि माँ अपने प्यार को दिखा रही है, मतलब शब्दों से नहीं बता रही है, ये बता रही है कि हम बेटा तुमसे बहुत प्यार करते हैं।
ठीक है, या एक बहन भाई को, भाई एक बहन को, कई प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ भावनाओं को प्रकट करना होता है। संवेदनाओं तथा विचारों की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। मतलब कि ये ऐसा होता है कि सिर्फ टच करने से ही उसके भाव समझ में आ जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब वाणी संप्रेषण देखो, इसके विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यवहारिक रूप से या छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर वाणी के द्वारा प्रयुक्त होती है। मतलब जब आमने सामने रहते हैं तो यहाँ पर जैसे लिखना है कहना, सीटी बजा करके चिल्लाना, मतलब चिल्लाओगे तो पता चल जाता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन में कि किस चीज़ के लिए चिल्ला रहा है। मतलब दर्द है तो चिल्ला रहा है, या खुशी से चिल्ला रहा है तो पता चल जाता है। हंसना भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, हा 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 हो, ये बोलते हैं ना ऐसे हंस हंस करके आदि। तो ये वाणी संप्रेषण है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका तीसरा नंबर है आपका मुख मुद्राएं एवं चक्षु संपर्क। कक्षा में चक्षु संपर्क, ठीक है, जैसे यहाँ पे होता है आई कांटेक्ट। कक्षा में के जरिए शिक्षक छात्रों की मन स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे कि कक्षा में छात्र बैठे हैं तो अब टीचर आए तो टीचर ने क्वेश्चन कोई पुटअप किया तो उधर 4-5 रो होती हैं, ऐसा होता है 4-5 रो होती हैं। तो अगर टीचर लास्ट वाली रो से स्टार्ट करता है तो इधर लास्ट वाली जो रो होती है, स्टार्टिंग रो से स्टार्ट किया तो लास्ट वाली रो जो होती है वो बच्चा इशारे से ही कहता है, ऐसे ऐसे बोल देता है ना, इशारे से ऐसे आँख चमकाता है, या मुंह से ही इशारे से हल्का हल्का बोल दे, मतलब बोलता नहीं है वो, मतलब ऊँट चलाता है। तो वो समझ में आ जाता है क्या कहना चाह रहा है और उसका उत्तर उसे पता चल जाता है। ठीक है, 1 लाइन वाला क्वेश्चन जो होता है, लॉन्ग वाले तो नहीं पता चलते, लेकिन जैसे ऑप्शनल होते हैं वो पता चल जाते हैं ना। इशारे से उसने कह दिया पहले का तीसरा, ऐसे बोल देते हैं ना, तो वो होता है। और कभी कभी टीचर देख लेते हैं तो टीचर जब देख लेते हैं तो समझ जाते हैं कि इसने इसको बता दिया, तो उसको खड़े करते हैं कि तुमको बहुत आता है, रुक जाओ अभी तुमसे पूछते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो अंदाजा लगा लेते हैं। संवेगात्मक स्थिति की अभिव्यक्तियों में छात्रों की मुंह मुद्राएं, जो मुख होता है, मुख की मुद्राएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो जो मुंह की मुद्राएं होती हैं वास्तव में ये मुख्य भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इसके मुख में ओठों को चला करके आँखों के एक्सप्रेशन से ही सारी बातें वो लोग कह देते हैं। मुंह आँखों के द्वारा प्रसन्नता, डर, गुस्सा या क्रोध, शोक आदि का संप्रेषण आसानी से किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई दोस्त से गुस्सा है तो वो बोलता नहीं है, सिर्फ आंख ऐसे कर लेता है तो समझ में आ जाता है यार ये गुस्सा है, लगता है ना, ऐसा होता है। या फिर अगर वो खुश होगा बहुत तो आंखों से ही या चेहरे के एक्सप्रेशन से मुस्कुरा देगा, कुछ भी कर देगा, तो वो भी पता चल जाएगा कि हाँ ये मतलब कि हमसे बहुत खुश है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं मुख मुद्राएं और चक्षु संपर्क से। आइए आगे चलते हैं। तो अगला है संप्रेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक हैं? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की पूर्ण सफलता के लिए प्रभावकारी संप्रेषण बहुत ही जरूरी है। अगर प्रभावकारी संप्रेषण हो गया तो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है वो आपकी सफल मानी जाएगी। ठीक है, इसलिए सभी व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह अध्यापक कक्षा सम्मेलन क्रिया में एवं छात्रों के साथ व्यवहारिक प्रक्रिया में कार्य में कुशलता और प्रभाव करने के लिए स्थायी रूप से प्रयास करें। ठीक है, मतलब कि संप्रेषण क्रिया जो प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें सबसे बड़ी भूमिका शिक्षक की ही होती है। अगर शिक्षक चाहेगा तो प्रभावशाली बन सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षक होते हैं वो पढ़ाते रहते हैं और आपस में बच्चे पीछे वाली बेंच पे बात करते रहते हैं। ठीक है, और बहुत से ऐसे शिक्षक होते हैं कि उनके आते ही क्लास में एंट्री होते ही सारी क्लास में सन्नाटा छा जाता है
और एक भी बच्चा एक दूसरे से बात नहीं करता और उनकी बात को पूरी तरह से सुनते हैं, क्योंकि ये डर बना रहता है कि टीचर कब किस बच्चे से क्वेश्चन पुटअप कर दे कि मैंने क्या पढ़ाया बताओ। इसलिए वो अच्छे से सारी बातें सुनते हैं। तो उसमें मेन भूमिका शिक्षक की ही तो हुई। आगे चलते हैं। कक्षा संप्रेषण में प्रभावशाली इन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, किन बातों पर निर्भर करता है कि प्रभावशाली संप्रेषण हो? तो पहला है वातावरण में उपयोग होने वाली परिस्थितियाँ। बिल्कुल सही बात है। अगर वातावरण में आपकी स्थितियां अगर अच्छी हैं, वहाँ का वातावरण अच्छा है, अगर आसपास आपके जो बच्चे बैठे हैं अगर वो शैतान नहीं है, वो पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, तो भी आपका संप्रेषण बहुत अच्छा होगा। या बगल में बच्चे बैठे हैं, शैतान बच्चे बैठे हैं, तो उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, तो वो भी वातावरण आपका खराब कर रहे हैं आसपास का। गुणवत्ता और संप्रेषण पर बल। गुणवत्ता संप्रेषण पर बल, जो टीचर संप्रेषण पर बल देता है उससे भी संप्रेषण कुशलतापूर्वक हो सकता है, प्रभावशाली हो सकता है। आगे देखते हैं अगला क्या है। हाँ, अगला है संप्रेषण में प्रयोग होने वाली विषय वस्तु की गुणवत्ता का जो मतलब स्वभाव होता है, कि मतलब कि टीचर के पढ़ाने का एक्सप्रेशन कैसा होता है। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो एक मतलब कि लेक्चरार की तरीके छोटी क्लास में पढ़ा करके चले जाते हैं, और बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि बच्चों को बच्चों की तरीके पढ़ाते हैं, तो वो भी एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण होती है और शिक्षण होता है वहाँ पर। और टीचर जब बच्चे के साथ घुल मिल करके पढ़ाते हैं तो बच्चे उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि ये हमारे जैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। संप्रेषण जो होता है, संप्रेषण माध्यम शाब्दिक या अशाब्दिक दोनों हो सकता है। ठीक है, विद्यार्थियों का बल और गुणवत्ता। आगे चलते हैं। इसलिए कक्षा संप्रेषण में प्रभाव लाने के लिए इस प्रक्रिया के अंग से संबंधित सुधार लाया जाना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद शैक्षिक संप्रेषण क्या है? तो शिक्षण के आधार संप्रेषण के दो भाग में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं दो भाग कौन कौन से हैं। तो दो भाग हैं इनके दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है आपका वैयक्तिक संप्रेषण है। तो वैयक्तिक संप्रेषण में क्या है? जब शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को अलग अलग शिक्षण देता है अथवा प्राप्त करता है, तो इसे वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। लेकिन ये संप्रेषण प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर बच्चे क्लास में सपोज डेट 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों को अलग अलग संप्रेषण देना, अलग अलग उनके साथ बातचीत करना मतलब कि संभव नहीं है। ठीक है, हाँ, ये ट्यूशन क्लास में, कोचिंग क्लास में मतलब हो सकता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन में, वो भी कोचिंग में वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोचिंग में भी काफ़ी बच्चे बैठते हैं। तो ये ट्यूशन क्लास में हो सकता है, जहाँ एक दो बच्चे रहते हैं, एक या दो, उनको अलग अलग दिया जा सकता है, उसे वैयक्तिक संप्रेषण कह सकते हैं। लेकिन क्लास में शिक्षक नहीं कर सकता है। हाँ, वहाँ पर जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको अलग से ले जा करके वैयक्तिक संप्रेषण दे सकता है, लेकिन पूरी क्लास को वैयक्तिक संप्रेषण नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने लिखा है बीजी मेलविन के अनुसार लिखा गया है, विचारों का विनिमय या व्यक्तिगत वार्ता के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन में सहायता, आदेश और निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग समझाना। ठीक है, मेलविन के अनुसार है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग समझाना ये तो संभव नहीं हो सकता है। हाँ, 2-4 दिन में अलग अलग मतलब कि एक ग्रुप वाइज डिवाइड करके हर ग्रुप को अलग अलग समझाना ये संभव हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, बस यहीं तक रखते हैं आज यहीं तक रखते हैं आप लोगों को। अगला इसमें नेक्स्ट पार्ट इसके बाद मिलेगा।
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हैंड राइटिंग नोट्स पूरी डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक की हर सब्जेक्ट की हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा और आप लोग अपनी नोट्स इससे तैयार कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये डीप नॉलेज है। डीप मतलब पूरा आपका समझिए कि बुक जो आपकी होती है वो पूरी बुक है ये, ठीक है। और इसके बाद इसको आप लोग पढ़िए और एग्ज़ाम टाइम पे आपको इजी नोट्स भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, इजी नोट से भी पढ़ाया जाएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए आपको हर एक पेज में अलग अलग, तो आप लोग नीचे दिए कॉन्टेक्ट नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या आप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।